चलो हम जिला करते हैं आज। जिला जिला देहरादून। जो देहरादून है ना वो हमारे मंडल में आता है, मंडल गढ़वाल मंडल में आता है। ये गढ़वाल मंडल में आता है हमारा। और देहरादून जो है वो राज्य की क्या है, राजधानी। देहरादून हमारे राज्य की क्या है, राजधानी है ना। ठीक है। देहरादून में अभी हाल ही में कोई घटना हुई है? कौन सी घटना हुई है देहरादून में अभी हाल ही में? सहस्त्रधारा में वो आ गई ना बाढ़। सहस्त्रधारा में क्या आ गई, बाढ़, है ना। अभी वर्तमान में देखो, वर्तमान में सहस्त्रधारा में बाढ़ आ गई, जिसके कारण हमारे देहरादून में काफी ज्यादा क्षति हुई थी। ठीक है, काफी क्षति हुई थी ना देहरादून में। चलो वर्तमान में ये हो गया हमारा। और दूसरा देखो, देहरादून की जो सीमा है वो किस किस से लगती है? अपने जिले में देहरादून की जो सीमा है वो अपने उत्तराखंड के किस किस जिलों से सीमा लगाता है देहरादून? अपने यहाँ पर किस किस से लगाता है? ऊपर किससे लगाता है? नीचे हरिद्वार से लगाता है, नीचे हरिद्वार से, और ऊपर उत्तरकाशी से, है ना। देखो किस किस से लगाता है? नंबर एक लगाता है हरिद्वार से, हरिद्वार, उत्तरकाशी, हाँ उत्तरकाशी से लगाता है। टिहरी से भी लगाता है, हाँ टिहरी से, पौड़ी से, और चौथा पौड़ी से। ये सीमा लगाता है ना। ये सिंपल याद रखना है, ये हमारा देहरादून किस किस से लगाता है। अच्छा, देहरादून इंटरनेशनल सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है? इंटरनेशनल सीमा नहीं बनाता, लेकिन ये हमारे किससे लगता है? हिमाचल प्रदेश से, है ना। और राज्यों से सीमा बनाता है, राज्यों से एक तो बनाता है हिमाचल प्रदेश से, और किससे बनाता है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से लगाता है कि नहीं लगाता है? लगाता है ना। उत्तर प्रदेश, यूपी से लगाता है। ठीक है, अब इसका हम एरिया देखेंगे। इसका देखेंगे एरिया। जो देहरादून है ना, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, उत्तराखंड का मैप है। यहाँ पर उधमसिंह नगर आता है और देहरादून यहाँ पर आता है कहीं पर। तो मतलब इधर हमारा पूर्व है और इधर हमारा पश्चिम है। इधर क्या है, पश्चिम। तो देहरादून कैसा जिला है? पश्चिमी जिला। और किस में आता है ये? गढ़वाल मंडल में। ठीक है, गढ़वाल मंडल में। और ये हमारे राज्य के किस किस जिले के साथ सीमा लगाता है? हरिद्वार के साथ, उत्तरकाशी के साथ, पौड़ी के साथ और टिहरी के साथ लगाता है। और राज्यों में किस साथ लगाता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। देहरादून के बाद इसका जो एरिया है, एरिया क्षेत्रफल कितना है इसका? 80, 30, 88 है ना। 30, 88 इसका क्षेत्रफल लिखो। 30, 88 नहीं 33, 88 कितना है? 33, 88 कितना है? 33, 88 किलोमीटर। 33, 88 एरिया इसका। 30, 88 है। 30, 88 है। 33, 88 भी तो है नहीं। चलो ठीक है, 30, 88। अब इसके हम देखेंगे अन्य नाम। क्या देखेंगे? अन्य नाम। इसको क्या क्या कहते हैं? किसको? देहरादून को। देहरादून को क्या कहते हैं? सैनिक नगर। क्या बोलते हैं? सैनिक नगर। सैनिक नगर बोला जाता है। किसको बोला जाता है? देहरादून को। और क्या बोला जाता है इसको? शिव भूमि। क्या बोलते हैं? शिव भूमि। क्या बोलते हैं? शिव भूमि। और पृथ्वीपुर बोला जाता है। और क्या बोल सकते हैं इसको हम? द्रोण नगरी। हाँ, द्रोणाचार्य के लिए द्रोण नगरी। ठीक है, हाँ लीची होती है यहाँ पे, लीची नगर बोलते हैं इसको। लीची नगर क्या है? देहरादून। लीची नगर कौन सा है? देहरादून। और क्या बोलते हैं? शुद्ध नगर। क्या बोलते हैं? शुद्ध नगर। और कुछ और इसका नाम मिलता है, और क्या मिलता है? द्रोण नगर, द्रोण घाटी, है ना। द्रोण घाटी भी बोलते हैं इसको ना, द्रोण घाटी। चलो इतने हो गए।
तो देहरादून के अन्य नाम होते हैं सैनिक, शिव की सेना है, शिव की क्या है सेना, और सेना कहाँ रहती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर कौन सिखाते हैं इनको, द्रोणाचार्य इनको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर क्या खाते हैं ये लीची, और लीची कैसे खाते हैं, शुद्ध कर कर, शुद्ध करके। चलो यहाँ पर कौन रहते हैं, सैनिक, सैनिक सैनिक किसके हैं, शिव के, और शिव के हैं, और कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये किससे किससे ट्रेनिंग लेते हैं, द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य से ट्रेनिंग लेने के बाद क्या करते हैं, ये लीची खाते हैं, और लीची खा के क्या करते हैं, ये शुद्ध करके। बस इतना हो गया, उतार लिया। और हमारा जो देहरादून है वो कैसा जिला है, पूर्वी या पश्चिमी, किस जिले में आता, किस मंडल में आता है, गढ़वाल मंडल में। साक्षरता में कैसा है ये, देखो साक्षरता में ये उच्च है, मतलब टॉप है। साक्षरता में क्या करता है, टॉप करता है। उसके बाद यहाँ पर तहसीलें कितनी है, तहसील, ब्लॉक और विधानसभा। तहसील 7 है सर, तहसील, ब्लॉक और विधानसभा, तहसीलें मिलेंगी यहाँ पर 7। ब्लॉक याद है, ब्लॉक कितने हैं, 6, ब्लॉक 6 मिलते हैं। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 10। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र हैं 10। यहाँ से विधायक चुने जाते हैं ना, विधायक, विधायक कितने विधायक बनते हैं, 10 विधायक बनते हैं, है ना। तहसीलें कितनी है इसमें, 7, ब्लॉक कितने हैं, 6। चलो इसका गठन कब हुआ था, गठन जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए ना, अंग्रेजों के आने के बाद इस क्षेत्र को किसमें, इस क्षेत्र को किसमें मिलाया गया, जिले में, है ना। जिले में, कौन से जिले में, सहारनपुर में ना, उत्तर प्रदेश का हिस्सा ही था ये, ठीक है। लिखो गठन, अंग्रेजों के आने के बाद, इसे 1817 में, इसे सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का क्या है, एक जिला है सहारनपुर, और सहारनपुर से सीमा लगाता है। देहरादून की सीमा किससे लगती है, सहारनपुर से, ठीक है, सहारनपुर। चलो सहारनपुर में क्या करा गया, शामिल किया गया। सहारनपुर में इस क्षेत्र को शामिल किया गया था। किस क्षेत्र को शामिल किया गया, 1817 में, 1817 में। उसके बाद क्या हुआ, 1871 में जिला घोषित किया गया। 1871 में क्या बनाया गया, 71 में जिला बनाया गया, ठीक है। बताओ उत्तराखंड के कौन से जिले में साक्षरता सबसे ज्यादा है, देहरादून में। तहसीलें कितनी है देहरादून में, तहसीलें हैं 7। ब्लॉक कितने हैं, 6। और कौन से मंडल में आता है, गढ़वाल मंडल में, ठीक है। इसको सहारनपुर में कब शामिल किया गया, 1817 में। हमारा क्षेत्रफल कितना है इसका, 30-18, देहरादून का क्षेत्रफल 30-18, ठीक है। एक डेट आती है 1968 की, ठीक है। 1968 में क्या करा गया, जो मेरठ मंडल था ना उत्तर प्रदेश का, मेरठ मंडल से हटाकर इसका क्या करा गया, गढ़वाल मंडल में लाया गया। कब, 1968 में मेरठ मंडल से हटाकर इसे किसमें शामिल किया गया, गढ़वाल मंडल में लाया गया। देखो अब ये गढ़वाल मंडल में आ गया, किसमें आ गया, गढ़वाल मंडल का मतलब उत्तराखंड में आ गया, है ना। क्या 1968 में कोई उत्तराखंड नाम का कोई राज्य था, हमारे देश में उत्तराखंड नाम का राज्य नहीं था। फिर क्या हुआ, 1975 में क्या करा गया इसको, 1968 में देहरादून को राजधानी जिला बनाया गया। कैसे में 1975 में, है ना, 1975 में उत्तराखंड का आ गया। उत्तराखंड क्या बन गया, जिला बन गया, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट, चलो मुझे बताओ इसके नाम, देहरादून के नाम।
देहरादून के नाम बताओ कैसे। पृथ्वीपुर, लीची नगर। जैसे कैसे याद करा था हमने, सैनिक रहते हैं यहाँ पर। हाँ, सैनिक किसके हैं? शिव के हैं। शिव के। तो शिव की नगरी है। उसके बाद वो कहाँ रहते हैं? हाँ कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर, पृथ्वीपुर है ना। उसके बाद उसके बाद में वो शुद्ध नगरी नहीं, वो ट्रेनिंग द्रोणाचार्य से ट्रेनिंग लेते हैं, या तो इसको कहते हैं द्रोण नगर या द्रोण घाटी। ठीक है, जब उनसे ट्रेनिंग ली तो क्या खाते हैं ये? लीची खाते हैं। लीची कैसा खाते हैं? शुद्ध करके, शुद्ध करके। ठीक है, देहरादून का क्षेत्रफल कितना है? 30 88। देहरादून को सहारण मंडल में कब शामिल किया गया? 1968 में, सहारनपुर में। ठीक है, गढ़वाल मंडल में कब लाया गया? 1975 में। मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में तो कब लाया गया? 1968 में। 1968 में। लेकिन इसको जो जिला बनाया गया देहरादून को, वो 1975 में। ठीक है, 1975 में। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, एक पढ़ो, इसका पढ़ेंगे हम, क्या पढ़े? घंटा। घंटाघर लिखो, घंटाघर। घंटाघर कहाँ है? घंटाघर देहरादून में। देहरादून में। ये रईस नाम आता है इनमें, रईस। कौन आता है? रईस। है? किसने बनाया था ये? रईस ने, है ना। बलबीर सिंह रईस थे। उनके पुत्र कौन थे? रईस सिंह, आनंद सिंह रईस। कौन थे? आनंद सिंह रईस। एक रईस थे, कौन थे? बलबीर रईस थे, है ना। इनकी याद में इनका पुत्र होता है, इनके पुत्र का नाम होता है आनंद सिंह रईस। आनंद सिंह रईस। आनंद सिंह रईस ने क्या बनाया था? घंटाघर। घंटाघर बनाया। ये किसकी याद में बनाया? इन्होंने, आनंद सिंह ने अपने पिता की याद में। ठीक है, तो आनंद सिंह के पिता कौन है? बलबीर रईस। तो रईसों के शौक हैं, बड़ी घड़ी देखेंगे। तो घंटाघर का बनाया इन्होंने देहरादून में। और इसका अन्य नाम क्या है? बलबीर टावर। ठीक है, घंटाघर का नाम बलबीर टावर क्यों है? क्योंकि बलबीर रईस की याद में बनाया गया था। बलबीर टावर। चलो, इसमें एक पॉइंट है बलबीर टावर में, इसकी घड़ियां कहां से आई हुई हैं? स्विट्जरलैंड से। घड़ियां स्विट्जरलैंड से आई हैं। घड़ी घड़ी आई है स्विट्जरलैंड में। और कितने कोने, कितने इसमें? 6 घड़ी। कोने हैं 6, और घड़ी कितनी है? 6। दोनों हैं 6 कोनों पे कितनी घड़ी है? एक एक घड़ी है, एक एक कोने पे एक एक घड़ी है। अब देखें कालसी। कालसी कहाँ पड़ता है? कालसी कौन से क्षेत्र पड़ता है? जौनसार और भावर क्षेत्र में। ठीक है, कालसी। सर, घंटाघर का शिलान्यास सरोजिनी नायडू ने किया था। अच्छा, शिलान्यास लिखा, लिखो फिर लिखो। उद्घाटन किया था इनका लाल बहादुर शास्त्री ने। उद्घाटन किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। घंटाघर का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे हमारे देश के? क्या थे? राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री थे ना। कब किया था इन्होंने उद्घाटन? 23 अक्टूबर 1953 को, है ना। कब? 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर 1953। ठीक, इसका शिलान्यास किसने किया? सरोजिनी नायडू ने। शिलान्यास सरोजिनी नायडू ने कब किया था? ये किया 24 जुलाई 1948। हाँ, 24 जुलाई 1948 इसको लिखेंगे। 24 जुलाई 1948 सरोजिनी नायडू ने क्या करा था? इसका शिलान्यास किया। हो गया। अब क्या लिखेंगे हम? इसकी घड़ियां कहाँ से आई है? स्विट्जरलैंड। जो घंटाघर है, घंटाघर कहाँ है? देहरादून में। किन की याद में बनाया गया? बलबीर रईस की याद में। किसने बनाया? इनके बेटे आनंद रईस ने, आनंद सिंह रईस ने। कब बनाया? कब शिलान्यास कब हुआ? 24 जुलाई 1948। और उद्घाटन कब हुआ? 23 अक्टूबर 1953 को। किसने किया था उद्घाटन? लाल बहादुर शास्त्री। शिलान्यास किसने किया? सरोजिनी नायडू। शिलान्यास और उद्घाटन में पतला में क्या होता है? जी सर। शिलान्यास बुनियाद रखना, याद रखना। उद्घाटन मतलब जब वो पूर्ण हो जाता है ओपन ना, उसको ओपन करना। ठीक है,
चलो कालसी लिखेंगे अब, सही है, लिखो कालसी। कालसी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ते हैं। कालसी में एक अभिलेख मिले थे अकबर का, सॉरी अशोक के अभिलेख, गलती हो गई है ना, अकबर और अशोक लगते हैं ना। देखो अकबर अपने प्राचीन काल में प्राचीन काल में देखा जाए तो अशोक से महान कोई राजा नहीं दिखाई देता, है ना। मध्य काल में आते हैं तो मध्य काल में अकबर से महान कोई राजा नहीं दिखाई देता। मुगल काल में अगर सबसे महान राजा हुआ, सबसे महान सम्राट शासक हुआ, वो कौन हुआ? अकबर हुए, है ना। और प्राचीन काल में अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हुए तो कौन हुए? अशोक। अशोक कौन थे? किनके पुत्र थे? अशोक थे बिंदुसार के पुत्र, और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, है ना। एक बिंबिसार आते हैं। बिंबिसार कौन होते हैं? कौन से वंश में होते हैं वो? हर्यक वंश। कौन से वंश में? हर्यक वंश में। जो बिंबिसार होते हैं वो किसके पिता होते हैं? अजातशत्रु के। अजातशत्रु का बेटा कौन होता है? उदयन होते हैं। इनको कौन सा वंश कहा जाता है? पितृहंता वंश। कौन सा वंश? पितृहंता वंश, है ना। तो प्राचीन काल में सबसे महान राजा हमें दिखाई देते हैं अकबर, सॉरी अशोक। तो अशोक का क्षोभ इतना था, अशोक की डेथ होने के बाद भी, है ना, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी 50-100 सालों तक कि कोई क्या करे, कोई बगावत कर दे उनके साम्राज्य से, है ना। अशोक ने जब कलिंग युद्ध जीता, कलिंग युद्ध जीतने के बाद उन्होंने क्या करा था? युद्ध घोष की जगह कौन सा घोष अपनाया? भेरी घोष, है ना, सॉरी धम्म घोष। कौन सा? धम्म घोष की जगह धम्म घोष अपनाया था। धम्म घोष क्या था? धर्म की राह पर चलना। तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध का त्याग करता हूं, आज से मैं क्या हूं? पूरी तरह से इंसानियत की तरफ को समर्पित हूं। उन्होंने अपने 13 शिलालेख लिखवाए, 14 कितने लिखवाए? 14 शिलालेख लिखवाए, और सब में इंसानियत की बात कही, है ना। अशोक अपने जमाने में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी, है ना। कि लेकिन वो मानते किस धर्म को थे? बौद्ध धर्म को, है ना। बौद्ध धर्म को बढ़ाया, लेकिन बौद्ध धर्म को कभी भी राजकीय धर्म नहीं बनाया। अगर अशोक उस टाइम पर जब अखंड भारत बना सकते हैं तो वो अखंड धर्म भी बना सकते थे। उनके पास इतनी पावर थी कि वो एक धर्म को इतना शक्तिशाली बना देते, इतना सपोर्ट करते कि आज शायद भारत बौद्ध में होता, है ना। शायद होता, मैं ये नहीं कह रहा हो जाता, लेकिन शायद होता। अगर अशोक बोल देते कि आज से हमारा राज्य का धर्म होगा बौद्ध धर्म, तो किसी की हिम्मत थी कि बौद्धों को मार देता या बौद्ध धर्म की बगावत क्या कहते हैं मुखालफत कोई कर पाता? नहीं कर पाता, है ना। क्योंकि वो बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा क्या थे? प्रभावित थे। बुद्ध को क्या माना उन्होंने? भगवान नहीं माना, क्या माना? शिक्षक। और हमको भी क्या मानना चाहिए? उनको शिक्षक। उनकी जो नॉलेज है उसको क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, है ना। सही है। सारे धर्मों की अच्छी बातें निकालो और उसको ग्रहण करो, बुरी बातों को सबको त्याग दो, है ना। चलो, तो प्राचीन काल के सबसे महान राजा अशोक, और मध्यकाल के सबसे महान राजा मध्यकाल के तो अकबर। कौन है? अकबर। अकबर को क्या कहा जाता है? अकबर को, हाँ, अकबर क्या कहा जाता है? अशोक। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। लेकिन द्वितीय अशोक कनिष्क को बोला जाता है। हाँ, सॉरी, किसका बोला जाता है? कनिष्क को। तो अकबर भी हमारे क्या है? बहुत महान है। और अशोक भी क्या है? महान। अशोक को महान बोला जाता है ना। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे हम? कालसी। तो कालसी में किनके अभिलेख मिलते हैं? अशोक के, ठीक है, सम्राट अशोक के। चलो अशोक के लिखो, इसमें लिखो कालसी किस क्षेत्र में आता है? जौनसार भाबर क्षेत्र। जौनसार भाबर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कालसी को कहा जाता है। हाँ, ये है जौनसार भाबर क्षेत्र। क्या आता है? कालसी आता है। कालसी आता है ना भाबर क्षेत्र में। इसको ही क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार ही बोलते हैं। कालसी का प्रवेश द्वार जौनसार भाबर क्षेत्र, इसको लिख लो प्रवेश द्वार। हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो शायद मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाता, है ना। लेकिन अभी क्या है? संसाधनों की कमी है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, कभी वो भी होगा, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसका पुराना नाम क्या मिलता है? कलकुट या फिर बालकुट या
खत लिखा, है ना, कालकूट या पुराना नाम कालकूट। या खत लिखा, ठीक है। इसका नाम दो मिलते हैं, खत लिखा या फिर कालकूट, जौनसार भाबर क्षेत्र। चलो यहां से मिला चित्रशिला। क्या मिला? चित्रशिला। चित्रशिला को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? चित्रशिला को स्थानीय भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चित्रशिला को स्थानीय भाषा में बोलते हैं चित्रशिला। हाँ, क्या बोलते हैं? चित्रशिला। चित्रशिला। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कालसी को स्थानीय भाषा में बोला जाता है चित्रशिला। ठीक है। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी है? एक यमुना और टॉन्स संगम, प्लस टॉन्स। अब मुझे यमुना की लंबाई बताओ। 136 किलोमीटर और टॉन्स की 148 किलोमीटर। बड़ी कौन सी है? बड़ी टॉन्स है। ठीक। अच्छा, अलकनंदा की लंबाई बताओ। 195। अलकनंदा 195। भिलंगना की बताओ। 110। भिलंगना की 110। भागीरथी की 205। भागीरथी 205। गंगा की बताओ 25-95। कितनी है पूरे इंडिया में? 25-25। 2525। ठीक है। गंगा नाम से कहां से जानी जाती है? देवप्रयाग से। देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अशोक, अब अलकनंदा। ठीक है। अब कालसी में देखते हैं। कालसी में अभिलेख मिला था किसका? अशोक का अभिलेख मिला। ठीक है। कहां से मिला? कालसी से। चलो नेक्स्ट, अशोक का अभिलेख खोज किसने की? बताओ पहले तो। खोज, अशोक के अभिलेख की खोज किसने की? जॉन फॉरेस्ट। 1860 में किसने की? जॉन फॉरेस्ट ने। जॉन 1860 में 16 में जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज की 1860 में। ये जो मिला है अशोक का कालसी अभिलेख, ये कौन से नंबर का है? 13वां शिलालेख है जो कालसी से मिला है। ठीक है। जनता यहाँ पे जो वो है जनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पुलिंद या कुलिंद। ठीक है। और यहाँ पर उसके लिए यहाँ के क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपरांत। जनता को क्या कहा है? पुलिंद। और यहाँ के क्षेत्र को अपरांत कहा गया। कालसी में किसका अभिलेख मिला है? अशोक का। कौन सा अभिलेख? कालसी में अशोक के अभिलेख की खोज करने वाला जॉन फॉरेस्ट। कब की? 1860 में। जॉन फॉरेस्ट ने अशोक के अभिलेख की खोज कब की? कालसी किन दो नदियों के संगम पर है? टॉन्स और यमुना। यमुना की लंबाई 136, टॉन्स की लंबाई 148। ठीक है। नोट करके लिखो। 1254। बताओ 1254 क्या हुआ यहाँ पे? नसरुद्दीन ने कालसी की मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। हाँ, 1254 में नसीरुद्दीन कालसी की मूर्तियों क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। ठीक है। कालसी की नष्ट कर दिया था। कब करा? 1254। किसने किया? नसरुद्दीन ने। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है हनोल। कौन सा क्षेत्र है? हनोल। अब हनोल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट।
ठीक है, इतना ही रखते हैं यहाँ पर। ये याद करो, याद करने के बाद आय का देखेंगे हम कल। ठीक है, तो जितना ज्यादा याद करोगे, जितना बार बार रिवीजन करोगे, इतना ही क्या होगा, अच्छा रहेगा, है ना। चलो ठीक है, जय हिंद।